बेटा स्टार्ट कर देते हैं, टाइम हमारा काफ़ी हो गया और बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करना था वो तो ज्वाइन कर चुके हो। जी सर। जी बेटा, एक और एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख रहे होंगे गॉसेज लॉ की कि इस नेट टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, बेटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वही प्रोसीजर हम पीछे भी करके आए हैं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो ये आपके पास आ जाएगा वेयर 4 पाई R square is the total surface area of your Gaussian sphere and E is the magnitude of electric field at every point on the Gaussian surface S. बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अब राइट साइड है 1 by epsilon naught times Q enclosed and this is the total charge enclosed by the Gaussian surface S या total charge within volume V. टोटल चार्ज विद इन वॉल्यूम बी, बेटा उस वॉल्यूम बी को मैंने ये लाइट ब्लू स्ट्राइप से शो किया ताकि आपको समझ आ जाए कि दिस इज द वॉल्यूम बी दैट इज बाउंडेड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस एस। बात समझ आ रही है? तो आप जी बेटा सर। फिगर से बड़ा ही क्लियर फिगर मैंने बनाई है। आप देख रहे हैं कि देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस एस, all the charge is outside the Gaussian surface S, and you know that the charge outside theory आप जानते हैं, the charge that is residing outside the Gaussian surface will not contribute at all to the net or the total flux through that surface. बात समझ आ रही है बेटा? या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि चार्ज इनक्लोज बाय एस या चार्ज विद इन वॉल्यूम वी विल बी जीरो। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ओके गॉसेस लॉ में सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज। लेफ्ट साइड नेट फ्लक्स ये आ गया, राइट साइड पे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू इनक्लोज जो कि जीरो है, तो राइट साइड आपके पास जीरो आ गई। अब आप इतना मैथमेटिक्स तो जानते हैं कि दो चीजों का प्रोडक्ट आपको जीरो दे रहा है, ठीक है? इसका मतलब है या तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस वो जीरो है या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो है। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब है ई मैग्नीट्यूड जीरो है। और वेक्टर इक्वेशन जो ई की थी कि रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करती है, वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एक्सप्रेशन आ जाएगी बेटा फॉर इनसाइड पॉइंट्स, यानी इनसाइड स्फेरिकल शेल के इनसाइड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब आउटसाइड की बात करते हैं। देखते हैं कि आउटसाइड क्या है। ये बेटा आपके सामने आ गई फिगर, ठीक है? अब आउटसाइड हम फाइंड करना चाहते हैं, तो बेटा वही प्रोसीजर है कि आप एक पॉइंट लेते हैं आउटसाइड, ठीक है? और उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल या फ्रॉम रीजन स्मॉल आर, और यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दैट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। पॉइंट आउटसाइड है इसका मतलब, ठीक है? तो बेटा आप क्या करेंगे फिर, आप कंसेंट्रिक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे सच दैट फील्ड पॉइंट पी मस्ट लाई ऑन द सरफेस ऑफ दैट गॉसियन स्फीयर, और आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट में से, ये मैंने गॉसियन सरफेस इसको मैंने कहा है एस प्राइम, ठीक है ना? ओके, सो नेट फ्लक्स थ्रू एस प्राइम आप बेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये आएगा। और राइट साइड पे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एस प्राइम, यानी टोटल चार्ज विद इन वॉल्यूम वी प्राइम, ठीक है ना? तो बेटा आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम वी प्राइम है उसको मैंने लाइट ब्लू स्ट्राइप से शो किया है कि ओके दिस इज द वॉल्यूम वी प्राइम विच इज बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस एस प्राइम। बात समझ आ रही है? और बेटा आप जी सर। आपको पता है कि टोटल चार्ज क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस,
वो सारे का सारा एस प्राइम के अंदर रखा है, तो बेटा चार्ज इनक्लोज बाय एस प्राइम, द चार्ज विद इन वॉल्यूम वी प्राइम विल बी क्यू डेफिनेटली। ठीक हो गया। गॉसेस लॉ में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, लेफ्ट साइड ये आ गई नेट फ्लक्स टू एस प्राइम, ये आ गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज बाय एस प्राइम, ये आ गया आपके पास। तो ई मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और जो वेक्टर इक्वेशन थी कि ई रेडियल डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करता है, वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आ गई आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। और आप ये भी देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन से बड़ा क्लियर है कि ये बिल्कुल आपका स्फेरिकल शेल दूर पॉइंट्स पे इसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। बात समझ आ रही है ना? तो अब आपने नोट किया कि आपकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव कर रही है फॉर अवे पॉइंट पे लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। तो बेटा यहाँ से हम समराइज कर सकते हैं कि पीछे हमने एक वायर देखी थी, स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ 2L थी, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था अलोंग दैट वायर, और लार्ज डिस्टेंस पे हमने देखा था वो बिहेव करती है लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। कल हमने देखा कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज स्फीयर के वॉल्यूम में था, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल थी, हमने देखा कि लार्ज पॉइंट्स लार्ज डिस्टेंसेस पे आउटसाइड बिहेव करते हैं लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। अब आपकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही बिहेव कर रही है। इसका मतलब है चाहे आपके पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लार्ज डिस्टेंस पे दैट विल बिहेव लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, अब हम प्लॉट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो बेटा वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मैंने रेडियल डिस्टेंस ले लिया, और अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो ये प्लॉट कुछ इस तरह आएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लाइन आएगी। ठीक है, ओके, और फिर सरफेस पे भी यही होगी, ये लाइन कंटिन्यू करेगी, बस जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द सरफेस सडनली द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम एंड देन इट विल डिके लाइक 1 बाय आर स्क्वायर। बेटा हमें पता है कि ये सरफेस है व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है मैंने, ये जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द सरफेस है, जो ही आप सरफेस को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R यू विल गेट E max। ठीक है, और फिर ये वो रीजन है जिसमें जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, R लेस देन R। R इज इक्वल टू कैपिटल R के राइट साइड पे जो रीजन है वो है R ग्रेटर देन कैपिटल R, और आपको पता है कि इस रीजन में R लेस देन कैपिटल R में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है लाइक 1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। बात क्लियर है? तो बेटा इन जी इक्वेशंस को हमने प्लॉट भी कर दिया, और यहाँ पे भी नोट करें कि सेंटर चार्ज स्फेरिकल शेल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी जीरो है, थ्रू आउट दिस रीजन जीरो है, और इवन सरफेस पे भी मैंने तभी लिखा है कि आर लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। सरफेस पे भी जीरो है, बस जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द सरफेस इट विल बिकम मैक्सिमम। सो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अ डिसकंटिन्यूटी इन द कर्व। मैंने यहाँ पे लिखा है डिसकंटिन्यूटी at the surface of this spherical shell। discontinuity को आप बेटा ग्राफिकल इस तरह देखते हैं कि ब्रोकन लाइन, आप देखें कि ये लाइन यहाँ तक आई है, फिर सडनली यहाँ से राइज हुआ है, और ये लाइन यहाँ, ये दरमियान में ब्रोकन लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन, इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं बैरल। इसको हम अगेन डिस्कस करेंगे जब हम बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, तो फिर इस डिसकंटिन्यूटी की वहां पे भी एक दफा डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए। अभी आपको इस बात की समझ नहीं आएगी कि डिसकंटिन्यूटी क्या चीज है। बात समझ आ रही है? सर इलेक्ट्रिक जी फील्ड सर। सरफेस पे जीरो होगी, ये फिर समझा दो। जी सर सरफेस के क्या हुआ ऊपर बेटा? कैसे जीरो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के ऊपर हाँ जीरो होगी। सरफेस के ऊपर,
जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सरफेस के ऊपर भी जीरो होगी जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर आपको E इज इक्वल टू माइनस डेल वी का पता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी के पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जी सर पढ़ा हुआ है। बड़ा हुआ है ना, चलिए फिर तो आसान हो गया। इतना पता है कि सरफेसेस इक्वी पोटेंशियल होती है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल शेल की, जी सर इसके अंदर हर पॉइंट के ये भी ऊपर पता है कांस्टेंट होगा। समझ आ गई बेटा, यहां से बात क्लियर है, पोटेंशियल हर पॉइंट पे सरफेस के ऊपर कांस्टेंट होगा। तो बेटा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी क्या चीज है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो बेटा अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है सरफेस पे, आप उसका नेगेटिव ग्रेडियंट लें, एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल, तो आंसर क्या आएगा? सर। इस लिहाज से समझ आ जाती है, लेकिन उस सरफेस के अंदर चार्ज कुछ है ना सर, चार्ज इनक्लोज हो नहीं गा। बेटा ये बहुत थिन सरफेस है, चार्ज इनक्लोज नहीं हो सकता, ये बहुत थिन सरफेस है। ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल लेते हैं ना, तो अमूमन आपने बुक्स के अंदर, अगर आप मुख्तलिफ बुक्स पढ़ने का आपको शौक है, तो वहाँ राइटर कई लिख देते हैं कि दिस द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज इनफिनिटेसिमली थिन। ठीक है ना, वो कहने का मतलब ही यही होता है कि क्योंकि अगर थिक सरफेस होगी तो फिर तो यानी कि रिंग है ना, फिर तो वॉल्यूम में चार्ज होगा, तो वो इतनी थिन है कि ताकि हम सिर्फ सरफेस चार्ज की बात कर सके। बात समझ आ रही है ना? जी सर। हाँ, सरफेस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो रिंग है, इवन अगर रिंग भी है ना, तो बेटा उसकी कोई थिकनेस होगी, उसका कोई वॉल्यूम होगा। तो ये हमें हमेशा बाज राइटर लिखते हैं कि दैट सरफेस इज इनफिनिटेसिमली थिन, ठीक है ना, ताकि हम सेफली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सके। बात क्लियर है? ओके सर। ओके जी बेटा, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट जो आपकी थी डायग्राम, सॉरी स्लाइड, वो कौन सी थी, ये मैंने शेयर की थी, ये बेटा एक और प्रॉब्लम है, एक और एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, थर्ड एप्लीकेशन। मैं कहता हूं कि चलें सिलेंडर की भी बात कर रहे हैं और कर लेते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रिफिथ्स कहता है कि a long cylinder carries a charge density that is proportional to the distance from the axis, ठीक है, यानी कि जो सिलेंडर का सिमेट्री एक्सिस है उससे डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एज यू मूव अवे फ्रॉम द सिमेट्री एक्सिस टुवर्ड द कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज लीनियरली। बात समझ आ रही है? ठीक है, डायरेक्ट जो रिलेशन है, आप डायरेक्ट रिलेशन में आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है फॉर वेयर के सम कांस्टेंट, और वो कहता है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है बेटा, अब देखें कि आर एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, और किस तरीके से डिपेंड कर रही है, लीनियरली डिपेंड कर रही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यही है, मैंने बताया था कि जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस राइटर को बताना पड़ेगा कि वो किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है और कैसे डिपेंड कर रही है, लाइन चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपने देखा कि राइटर ने बताया कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिर्फ एक वेरिएबल आर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, और लीनियरली डिपेंड कर रही है। बात समझ आ रही है? तो हमारे लिए चार्ज कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं। ओके, ये बेटा हमारे पास एक वेरी लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें चार्ज है, और ये जो सिमेट्री एक्सिस है, ये जूं जूं आप इससे अवे जाएंगे टुवर्ड द कर्व सरफेस, तो चार्ज ज्यादा होता जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। बात समझ आ रही है? तो जी सर। चार्ज सिलेंडर को शो करने के लिए मैंने ये ऑरेंज चार्ज सारा शो कर दिया ताकि आपको पता चले कि चार्ज इस सिलेंडर के वॉल्यूम में है, ठीक है, जिसको मैं चार्ज सिलेंडर बार बार कह रहा हूं। ओके बेटा, सिमेट्री एक्सिस से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ठीक है ना,
यानी पहले हम इनसाइड की बात करें कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पहले हम इनसाइड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, where capital R is the radius of the charge cylinder, as small r is the radius of our Gaussian cylinder। क्योंकि जाहिर है आपने पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो आपको एक कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर बनाना होगा, such that point P must lie on the curved cylindrical surface of that cylinder। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, जी सर। ओके, हमने बना लिया और हमने एक्सिस भी चूज करने हैं। हम ओरिजिन बेटा, ये जो इस गॉसियन सिलेंडर का ये एंड है और सेंटर है जो गॉसियन सिलेंडर का इस एंड का, उस पे हम ओरिजिन लेते हैं। इस तरफ z एक्सिस हो गया, अपवर्ड y एक्सिस हो गया, और आउट ऑफ दिस पेपर x एक्सिस हो गया। बात समझ आ रही है? जी सर। तो अब बेटा कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द चार्ज सिलेंडर, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। ओके, और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं कि द चार्ज सिलेंडर इज वेरी वेरी लार्ज, तभी उसने कहा अ लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है ना। ओके, whereas the length of the Gaussian cylinder is very very less than the length of the charge cylinder। ओके, सबसे पहले तो बेटा हमें ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, इसको मैं एस कहता हूँ, क्लोज गॉसियन सरफेस एस। इस सारे सिलेंडर की सरफेस को मैं एस कहता हूँ, ठीक है। तो हमें इसमें से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। और जाहिर है बेटा, ये यहाँ पे स्फीयर की केस में तो आप कहीं भी एरिया एलिमेंट लें, एक ही डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास तीन ओपन सरफेसेस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हर सरफेस के ऊपर एरिया एलिमेंट लें तो वो तीनों तीनों पे ले एरिया एलिमेंट, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं कि जो राइट फ्लैट सर्कुलर सरफेस है उसको मैं S1 कह देता हूँ, जो लेफ्ट फ्लैट सर्कुलर सरफेस है उसको S2 कह देता हूँ, और जो कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको मैं S3 कह देता हूँ। ये बेटा मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि मैं क्या किसको क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब है ये जो क्लोज सरफेस है जिसमें से आपने नेट फ्लक्स देखना है, this will be equal to S1 plus S2 plus S3। ये तीनों सरफेसेस को आप कंबाइन करेंगे तो वो आपको क्लोज सरफेस बना के देगी। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा बेटा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन से मुराद है परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री एक्सिस। बात क्लियर है? ओके, जी सो सर। अगर आप कोई भी अगर आप देखना चाहते हैं चार्ज सिलेंडर की फील्ड लाइन, तो बेटा आप एल्यूडेड वॉकर या क्रेन उठा के देख लें, आप खुद देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक सिलेंडर की वजह से वो परपेंडिकुलर टू सिमेट्री एक्सिस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आर डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं। तो बिकॉज ऑफ द सिलेंड्रिकल सिमेट्री हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ई मैग्नीट्यूड एंड इट विल पॉइंट इन द रेडियल डायरेक्शन। ओके, अब बेटा नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना हमें थ्रू क्लोज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो मैंने ब्रेक कर लिया इस तरीके से तीन सरफेसेस में। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द राइट फ्लैट सर्कुलर सरफेस, दिस इज द net flux through the left flat circular surface, and this is the net electric flux through the curved cylindrical surface। बात समझ आ रही है? जी सर। और हम पीछे सरफेस इंटीग्रल जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ रहे थे तो हम ये आपको याद होगा कि हमने कहा था कि वे E दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन S1, ठीक है। एंड DA1, अगर S1 को मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करूं तो DA1 इज वन ऑफ दोज एरिया एलिमेंट्स। Similarly, E2 is the electric field at every point on S2, एंड अगर S2 को मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करूं तो DA2 is one of those area elements। Similarly, this electric field is the value of the electric field vector at every point on S3, then on curved cylindrical surface। एंड अगर कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस S3 को मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करूं तो DA3 is one of those area elements। बात क्लियर है बेटा? जी सर। मैं कहता हूं कि इसमें से फ्लक्स जीरो होगा, यानी राइट फ्लैट सर्कुलर सरफेस में से फ्लक्स जीरो होगा,
और लेफ्ट फ्लैट सर्कुलर सरफेस में से भी फ्लक्स 0 होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेटा अगर आप पीछे शायद अब चैप्टर 1 में पढ़ के आए हुए हैं कि आप एरिया एलिमेंट कैसे लेते हैं। अगर मैं राइट फ्लैट सर्कुलर सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करूं तो आपको पता है कि जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो प्लस जी यूनिट वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड एरिया एलिमेंट का आएगा आर डी फाई। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में पीछे एरिया एलिमेंट लिख के आ चुके हैं, वही चीज मैं यूज कर रहा हूँ, वही नॉलेज है। एंड द डायरेक्शन विल बी प्लस डी यूनिट वेक्टर। अगर मैं लेफ्ट फ्लैट सर्कुलर सरफेस पे एरिया एलिमेंट लूं तो आपको पता है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट सरफेस है इस सरफेस के एग्जैक्टली ऑपोजिट सरफेस है। तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा आर डी फाई, बट द एरिया एलिमेंट टेकन ऑन दिस सरफेस विल पॉइंट इन नेगेटिव जी डायरेक्शन। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करती है, आपको मालूम है, ये हम बात करके आ चुके हैं। तो बेटा इसका मतलब है जब आप डॉट लेंगे तो आप आपकी कैलकुलेशन में ये चीज इन्वॉल्व होगी, आर यूनिट वेक्टर डॉट प्लस री यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर डॉट माइनस री यूनिट वेक्टर, एंड यू नो दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज यू नो दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात क्लियर है बेटा? जी सर। तो इस वजह से नेट फ्लक्स राइट फ्लैट सर्कुलर सरफेस और लेफ्ट फ्लैट सर्कुलर सरफेस में से 0 होगा। ठीक है, तो के सिर्फ इसका मतलब कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस में से होगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर कोई भी एरिया एलिमेंट ले तो आपको पता है वो पॉजिटिव आर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जाहिर बात है DA3 विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं आर डी फाई डी जी एंड प्लस आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, नाउ E is this, DA3 is this, you can take E dot DA3, E vector dot DA3 vector। ठीक जी है, सर। that will give you this। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है तो आपको पता है कि दिस इज द magnitude of electric field at every point on the curved cylindrical Gaussian surface। ठीक है ना, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आ सकते हैं, या दूसरे लफ्जों पे आप कह सकते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाई पे डिपेंड कर रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जी पे डिपेंड कर रही है। आर इज नॉट माई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, आप बाहर लेके आ सकते हैं। डी फाई क्योंकि आपके पास एक कंप्लीट सिलेंडर है, डी फाई 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे। और डी जी दायरे ये गॉसियन सरफेस पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी जी पे क्या लिमिट होगी बेटा? z here is 0 and here at this end z is equal to l। ठीक है ना, हमने गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 टू स्मॉल l आप लिमिट देंगे। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, अब आ जाए आगे। नेक्स्ट पेज ये है बेटा। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज है और मैंने यही किया है कि मैंने ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ई मैग्नीट्यूड बाहर ले आया और आपको पता है उसकी मैंने रीजन भी दे दी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा एट कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस। ये आर को भी बाहर ले आया 0 to 2 पाई 0 to स्मॉल एल, ये लिमिट भी मैं पीछे डिस्कस करके आ चुका हूँ। तो आपको मिलेगा ज़ाहिर है यहाँ से 2 पाई आर इंटू एल यहाँ से मिल जाएगा इंटू ई मैग्नीट्यूड, ये चीज मिल जाएगी। where E magnitude is the magnitude of electric field at every point on the Gaussian surface, and this is the total surface area of your Gaussian surface। बात समझ आ रही है? 2 यस पाई सर। आर एल ही होता है ना। ठीक है, तो बेटा ये पीछे भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये कैलकुलेट करना नेट फ्लक्स बहुत आसान है कि हर दफा ई मैग्नीट्यूड आएगा जो कि एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस होगा और साथ में टोटल सरफेस एरिया आएगा गॉसियन सरफेस का। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वही चीज आ रही है। अब हमने देखना है राइट साइड पे हमने चार्ज इनक्लोज फाइंड करना है, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस एस या चार्ज इन विद इन वॉल्यूम वी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको फिर एक दफा वो शेयर कर देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। जी बेटा, गॉसियन क्लोज गॉसियन सरफेस का तो आपको पता चल गया है कि कौन सी है सरफेस है, हम इतना डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे।
और जो मैंने कहा कि चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस है या चार्ज विद इन वॉल्यूम वी, बेटा वॉल्यूम वी कौन सा है, ये मैंने लाइट ब्लू स्ट्राइप से शो किया हुआ है, ये वॉल्यूम है इस गॉसियन सिलेंडर का। बात समझ आ रही है ना? जी सर। हाँ, तो इस वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, मेरा ख्याल है मैं नेक्स्ट लिंक भेज दूं, ये ना हो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ दरमियान में चीज खत्म हो जाए। तो मैं आपको पहले नेक्स्ट लिंक में भेजता हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं नाश्ता जल्दी से मैंने कर लिया, मैंने कहा कि आप लोग ज्वाइन करते हैं, मैं जल्दी से नाश्ता कर लूं। ओके, क्या है कि हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज। अच्छा, ये चीज हम बात कर रहे थे, तो चार्ज इनक्लोज आपको पता चल गया बेटा कि ये कौन सी मीन चार्ज इनक्लोज बाय विच सरफेस एंड चार्ज विद इन विच वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं। तो क्या है बेटा कि क्योंकि हमें गॉसियन सिलेंडर के वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना है सिंपली, ठीक है, तो बेटा रो की वैल्यू क्या हमें गिवन है, k टाइम्स r, जी सर। और d tau in cylindrical coordinates is r dr d phi dz, यस सर। ठीक है। तो बेटा k कांस्टेंट है उसने कहा हुआ है, ठीक है, और k की जो डायमेंशन है वहां पे मैंने पीछे बेटा ऐसे यूनिट डिस्कस की हुई थी, मुझे याद नहीं रहा कि मैं वो आपको बताता। मैंने कहा कि कूलम पर मीटर 4 होगी इसकी ऐसे जी सर यूनिट वही। के जो भी कांस्टेंट है, ठीक है। उसकी वजह आपको पता है कि k टाइम्स r, r की लेंथ की डायमेंशन है, तो एक लेंथ की डायमेंशन कैंसिल होगी, तो तभी कूलम पर मीटर क्यूब राइट साइड पे, यानी कि चार्ज की डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की डायमेंशन आएगी, तो आनी भी चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वहां से हम गेस कर सकते हैं कि k की ऐसे यूनिट क्या होगी जो भी ये कांस्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं के कांस्टेंट हम बाहर ले आए, अंदर आपके पास आ गया r मल्टीप्लाई बाय r dr, दैट विल बी r स्क्वायर dr d phi dz, क्योंकि गॉसियन सिलेंडर के वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना है, तो बेटा गॉसियन सिलेंडर का क्योंकि रेडियस स्मॉल r है, तो जाहिर है रेडियस पे लिमिट देंगे 0 टू r d phi, कंप्लीट सिलेंडर हमारे पास 0 टू 2 पाई, और dz उसकी जो लेंथ है, आपको पता है लेफ्ट एंड ऑफ द गॉसियन सिलेंडर z is equal to 0 and right hand z is equal to l, तो 0 to l हमने लिमिट दे दी। तो बेटा बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन परफॉर्म की, आपके पास चार्ज इनक्लोज ये आ गया। क्लियर है? जी सर। ओके, अच्छा बेटा ये चीज गॉसियन लॉ में सब्स्टिट्यूट कर दी, हाँ, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज गॉसियन सरफेस s 1 by epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय s, ठीक है ना, दैट क्लोज सरफेस s। ओके, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया, l दोनों साइड से कैंसिल हो गया, r इस r की एक पावर को कम कर देगा, यहाँ r स्क्वायर रह जाएगा, तो e मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया k टाइम्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, k टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये e मैग्नीट्यूड आ गया। और वेक्टर इक्वेशन बेटा आपको पता है, हमने कहा था कि रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट करेगी, तो बेटा वो ई मैग्नीट्यूड उधर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा ये एक्सप्रेशन आ जाएगी फॉर इनसाइड पॉइंट्स व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। ओके, एक चीज नोट करें कि के भी कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जी सर। अब हम बात करते हैं बेटा आउटसाइड, आउटसाइड किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वही सिलेंडर है बेटा, चार्ज सिलेंडर, मैंने ऑरेंज रीजन वो शो किया हुआ है कि चार्ज सारा इस ऑरेंज रीजन में है, ठीक है ना, और इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है, और बेटा अब हमारा पॉइंट पी जो है आउटसाइड है, आउटसाइड द सिलेंडर यहाँ पे है, जिसका सिमेट्री एक्सिस से डिस्टेंस स्मॉल आर है, और यू कैन सी दैट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये चीज आउटसाइड है पॉइंट। बात क्लियर है बेटा?
जी सर। तो फिर वही ओल्ड स्टोरी कि आपको एक कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर बनाना पड़ेगा, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ योर गॉसियन सिलेंडर एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ योर चार्ज सिलेंडर मस्ट बी सेम, ठीक है ना। कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर बनाना पड़ेगा सच दैट पॉइंट P मस्ट लाई ऑन द कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ दैट गॉसियन सिलेंडर, ठीक है। लेफ्ट एंड का जो सेंटर है वहां पे हमने ओरिजिन ले लिया, ये जी एक्सिस ये वाई एक्सिस बिल्कुल वो सारा कुछ सेम है, ठीक है। ये लेंथ इस सिलेंडर की स्मॉल एल ही रखी हमने, रेडियस इसका स्मॉल आर ही रखा हमने, ये ठीक है ना। ओके, और इस सरफेस को मैंने कह दिया एस प्राइम। अब बेटा ये जो सरफेस है एस प्राइम क्लोज सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर, ठीक है ना, दैट इज बाउंडिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर। तो बेटा उसको मैंने ब्रेक कर लिया, S1 प्राइम राइट सरफेस को कह दिया, S2 प्राइम लेफ्ट फ्लैट सर्कुलर सरफेस को कह दिया, और S3 प्राइम मैंने कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस को कह दिया। नेट फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा आपसे, हाँ नेट फ्लक्स आप जी सर। कैलकुलेट करेंगे, किधर गया, हाँ नेट फ्लक्स बेटा आप कैलकुलेट करेंगे थ्रू कौन सी सरफेस, थ्रू S प्राइम। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा बेटा। वो सेम ही कैलकुलेशन थी, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आपको पता है कि ये डिटेल कैलकुलेशन, आपको पता है कि ये किस तरीके से आंसर आता है, तो इसलिए मैंने दोबारा रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ इतना बताता चलूं कि पीछे जो हमने नेट फ्लक्स टू एस क्लोज सरफेस एस कैलकुलेट किया था, उसमें यहाँ जो ई मैग्नीट्यूड था वो एट एवरी पॉइंट ऑन एस सरफेस एस था, ये ई मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन एस प्राइम है, ठीक है ना। यहाँ भी वहां पे भी आप स्मॉल आर का जिक्र कर रहे थे, यहाँ भी हम स्मॉल आर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस स्मॉल आर और उस स्मॉल आर में ये फर्क है कि वो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। बात क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। अब हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज इनको, क्योंकि राइट साइड पे आएगा, ये राइट साइड इसके 1 by epsilon naught टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस S प्राइम, ठीक है, ठीक है। तो ये क्यू इनक्लोज बेटा आपको पता है, अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं चार्ज इनक्लोज, पढ़ के आए हुए हैं, रो को मल्टीप्लाई करना है डी टॉ से ओवर द एंटायर वॉल्यूम इंटीग्रेट कर देना है, ऐसे ही है ना। So rho times d tau or will integrate over volume V prime because this is the charge enclosed by S prime या volume V prime। बात समझ आ रही है? और V prime को जी बेटा सर। पिछले ही पेज पे मैंने शो किया हुआ है लाइट ब्लू स्ट्राइप्स के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें V prime क्या है, दैट इज बाउंडेड बाय S prime क्लोज सरफेस S prime। बात क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है, आई होप सो कि मैं आपको समझा पाऊंगा। मैंने बड़ी मेहनत से डायग्राम ड्रॉ की थी ताकि आपको बात समझ आ जाए बेटा। क्योंकि हम गॉसियन सिलेंडर के वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर रहे थे, तो रेडियस पे लिमिट होगी 0 टू स्मॉल आर, क्योंकि हमने उसका रेडियस स्मॉल आर ही रखा है उस गॉसियन सिलेंडर का। बात समझ आ रही है ना? तो यस सर। क्योंकि गॉसियन सिलेंडर के वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन हो रही है, तो जाहिर है 0 टू स्मॉल आर ही मुझे लिमिट देनी पड़ेगी। लेकिन बेटा मैं ना इस लिमिट को ब्रेक करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे पहले ये बताइएगा कि मैथमेटिकली ये चीज समझ आती है कि ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इसको दो इंटीग्रल में इस तरह ब्रेक कर देता हूँ, 0 टू कैपिटल आर और कैपिटल आर टू स्मॉल आर। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा कि एक इंटीग्रल को आप इस तरीके से दो इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं। मैथमेटिकली तो जी सर। क्लियर है ना? फिजिकली बाद में बताता हूँ, जी मैथमेटिकली तो सर। क्लियर है, इस तरह हम लिख सकते हैं। जी सर। अच्छा, अब बेटा मैंने इसके ब्रेक किया है कि ये दो डिफरेंट रीजन है जिनमें रो डिफरेंट है, ठीक है। मैं कहता हूं कैपिटल आर टू स्मॉल आर रो 0 है, ठीक है। तो इस वजह से इस इंटीग्रल का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये सरवाइव करेगा। ओके, पीछे चलते हैं, ये जहन में रखिएगा लिमिट्स, मैं पीछे डिस्कस करता हूँ। 0 टू स्मॉल आर, ठीक है, और मैंने ब्रेक किया 0 टू कैपिटल आर और कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और कैपिटल आर टू स्मॉल आर मैं कहता हूँ रो 0 है और सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, पीछे फिगर पे चलते हैं।
ये आ जाए बेटा, ये है आपकी फिगर। आपको क्लियर होगा, नजर आ रहा होगा कि हम गॉसियन सिलेंडर के वॉल्यूम वी प्राइम भी आपको क्लियर है। ये मैंने वी प्राइम लिखा हुआ है और मैंने इसे लाइट ब्लू टाइप से शो किया कि ये सारे का सारा वी प्राइम है, ठीक है, बाउंडेड बाय एस प्राइम। अच्छा, तो जाहिर है रेडियस पे लिमिट मुझे देनी होगी 0 टू स्मॉल आर, इस वॉल्यूम इंटीग्रेट करना है ना। जी सर। अच्छा, मैंने ब्रेक किया 0 टू कैपिटल आर एंड कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि चार्ज, ऑरेंज कलर से आपको मेरा ख्याल है बात क्लियर हो जानी चाहिए कि चार्ज सिर्फ 0 टू जी सर। कैपिटल आर एग्जिस्ट करता है, कैपिटल आर टू स्मॉल आर कोई चार्ज नहीं है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है ना। 0 टू कैपिटल आर रो जी सर। आपकी लीनियरली प्रोपोर्शनल है टू द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सिमेट्री एक्सिस, ठीक है। और कैपिटल आर टू स्मॉल आर रो 0 है। क्लियर है बेटा बात? ये यस सर, क्लियर। आपको ये भी पता चल गया हमने क्यों दो पोर्शन में ब्रेक किया, ठीक है। ओके, जी सर। आसान हो गया बेटा सारा काम अब तो के ओके। ये स्लाइड आ गई हमारे पास। तो बेटा क्या हुआ कि अब सिर्फ ये इंटीग्रल रहेगा 0 टू कैपिटल आर, बाकी वही काम करना है कि रो की वैल्यू के टाइम्स आर है, डीटा आपके पास आर डी फाई डी जी है। तो बेटा के बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बाकी वही चीज है। यहाँ पे सिर्फ लिमिट चेंज हुई है 0 टू कैपिटल आर, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इंटीग्रेशन आसान से इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द Gaussian surface S prime, your total charge within volume V prime। तो बेटा आप गॉसियन लॉ में सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज, नेट फ्लक्स ये आ गया 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज ये आ गया, ठीक है। 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया, L दोनों साइड से कैंसिल हो गया। हाँ, अब यहाँ पे स्मॉल आर नहीं कैंसिल होगा क्योंकि इधर तो कैपिटल आर क्यूब है, इधर तो स्मॉल आर कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ ई मैग्नीट्यूड आ गया k times capital R cube divided by 3 epsilon naught times small r, ये चीज। और वेक्टर इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो बेटा आपके पास आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज नोट करें कि k इज कांस्टेंट, कैपिटल R इज कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है लाइक 1/डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? जिसको मैंने यहाँ फिर एक्सप्लेन किया है कि यस सर। इनसाइड आर लेस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर यानी इनसाइड पॉइंट्स के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम पीछे ये देख के आए हैं। और यहाँ से क्लियर है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आल्सो नोट के ये इनसाइड पॉइंट्स है, तो इनसाइड पॉइंट्स में एक पॉइंट वो भी होगा जो सिलेंडर के सिमेट्री एक्सिस के ऊपर होगा, चार्ज सिलेंडर के सिमेट्री एक्सिस के ऊपर होगा। आल्सो नोट दैट R इज इक्वल टू 0, सो E magnitude will be 0 on the axis of the cylinder। बात समझ आ रही है? इसी तरह आउटसाइड हमने ये यस। एक्सप्रेशन देखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है k कैपिटल R क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो k कैपिटल R क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए 1/r वेरी करती है, ठीक है। तो जाहिर है एट द सरफेस ऑफ द चार्ज सिलेंडर यानी व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, चाहे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, you will get the same answer k capital R square by 3 epsilon naught। This will be the maximum electric field। तो बेटा अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस आपने प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R रीजन में इट इंक्रीजेज लाइक डिस्टेंस स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से ये जरा शार्पली ऐसे राइज होगा, आप कंप्यूटर के ऊपर प्लॉट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके जी से सर। आपके पास इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। और दूसरा ग्राफ इसकी बेटा जो यानी कि फॉलनेस है इस ग्राफ की, ये इतनी शार्प नहीं होगी यूं जिस तरह, फिर तो ये 1/r स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा ना। 1/r स्क्वायर का हुआ तो ये कर्व और ये कर्व बिल्कुल सेम होंगे, ये सिर्फ ये है कि ये नीचे की जानिब होगा वो ऊपर की जानिब, लेकिन ये 1/r वेरी कर रहा है, ये थोड़ा स्लोली डिके करेगा,
ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से कोई कर्व आएगा और आखिर में लाइन पैरेलल हो जाएगी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि पता है, आपको पता है कि व्हेन r अप्रोचेस इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है ना। ओके, तो कहीं जी ये पैरेलल हो जाएंगे कि इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे, तो ये होगी सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ये वो मैक्सिमम वैल्यू जो हम यहाँ कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ये ई मैक्स है, ठीक है। और r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R से लेफ्ट साइड पे रीजन है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और इस पॉइंट से राइट पे जितना भी रीजन है वो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R इस रीजन में इट वेरीज, इट इंक्रीजेस लाइक डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। और इस रीजन में स्मॉल r कैपिटल R इट डिकेज लाइक 1/डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? तो ये हमने यस सर। इन एक्सप्रेशंस को प्लॉट भी कर दिया, इनका प्लॉट कुछ इस तरीके से आएगा। बात क्लियर है बेटा? तो जी सर। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। सबसे पहले तो हमजा बेटा आप ना अटेंडेंस ले लें, और जी इतने सर। में जिस स्टूडेंट का कोई सवाल है वो अपना माइक्रोफोन ऑन करके सवाल पूछ सकता है। सर ये मिड का सिलेबस इतना ही हुआ, ज्यादा कब आपने पढ़ा लिया? जी बेटा, एक क्लास कल मेरा ख्याल और रह गई है, तो बस वो वहां तक फिर कर लेते हैं। सर सिलेबस कम नहीं हो सकता? हाँ बेटा, इसमें क्या, हम तो इतना कम हमने पढ़ा है, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और मैंने इतना डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश की है कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अदरवाइज तो मैं जल्दी जल्दी चलता तो शायद दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो फिर आप क्या कहते हैं कि सिलेबस इसको भी कम कर दें, तो बेटा ये तो कुछ भी नहीं, सिलेबस इसमें पढ़ी क्या है, 4 चीजें हैं। अटेंडेंस ले लिए सर। ठीक है हमजा बेटा, शेयर कर दीजिएगा। किसी का और कोई सवाल हो? चलें ठीक है सर बेटा। वो जी 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 जी। सर वो सिलेंडर के अंदर जब हमने वो बनाए थे 3 जो है ना हमने सरफेसेस बनाई थी S1 S2 S3, उसमें सर हमारे पास R यूनिट वेक्टर भी आया था और Z यूनिट वेक्टर भी आया था, जी लेकिन जी। एक तीसरा यूनिट वेक्टर फाई होता है सिलेंड्रिकल हम्म सिमेट्री में, हम्म। तो वो वहां पर नहीं होगा। हाँ बेटा, वो उस सूरत में होगा कि अगर आपने वो प्रॉब्लम की हुई है ना पीछे, डाइवर्जेंस और कर्ल और ग्रेडियंट थ्योरम के, तो बेटा उस प्रॉब्लम में सारी चीजें क्लियर हैं कि हाँ, अगर सिलेंडर फुल कंप्लीट सिलेंडर ना होता तो फिर फाई भी इन्वॉल्व होता, ठीक है ना। अगर सिलेंडर लेंथ वाइज आपने उसको कट दे दिया है, यानी कि लेट से लेंथ वाइज उसे 2 इक्वल हिस्सों में काट दिया है, या 1/4 लेंथ वाइज काट दिया है, या किसी भी ऑर्डर में काट दिया, अगर सिलेंडर में कट है तो फिर फाई आएगा, फिर वो सरफेस एक बनेगी जो फाई डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। इधर तो ओके नहीं है, हाँ इधर तो नहीं है, इधर तो आप खुद देख लेना कि आप कर्व सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करते हैं, कहीं भी एरिया एलिमेंट ले लें वो रेडियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सिमेट्री एक्सिस। और राइट साइड पे फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, लेफ्ट पे एक फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, एक पॉजिटिव जी में एक नेगेटिव जी में, तो यहाँ कोई सरफेस ऐसी है ही नहीं जो फाई डायरेक्शन में पॉइंट करे। हाँ, ठीक अगर है। सिलेंडर लेंथ वाइज काटा हुआ होता, यानी 1/4 सिलेंडर होता, या इवन इवन 1/2 सिलेंडर होता लेंथ वाइज, ठीक है ना, तो फिर वो फाई सरफेस इन्वॉल्व होती। और किसी का थैंक यू कोई सर। सवाल? क्लियर है बेटा? क्लियर है? जी सर।